back to Soul. I hope you all are doing very well. And from this module, we are going to discuss about India's relations with its neighborhood. जो इंडिया के नेबरिंग नेशंस हैं उसके साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस मॉड्यूल से। जब भी हम इंडिया के रिलेशंस पढ़ रहे होते हैं विद इट्स नेबरिंग नेशंस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजीसी नेट, आपने अगर यूजीसी नेट का सिलेबस देखा है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि वहाँ पर टॉपिक्स जो दिए गए हैं, जो वहाँ का जो उसके सिलेबस में जो टॉपिक्स डाले गए हैं वो इस तरीके से नहीं है कि सेपरेटली अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो भी नेबरिंग नेशंस हैं सेपरेटली उनके साथ कैसे रिलेशंस हैं इंडिया के, इस टाइप के टॉपिक्स नहीं है। उसमें थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस टॉपिक्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के रिलेशंस बाय सार्क, सार्क के साथ विद सार्क के साथ कैसे रिलेशंस हैं इंडिया के, या फिर आसियान के साथ कैसे हैं, ऐसे ही डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ कैसे हैं रिलेशंस इंडिया के, ये हमें पढ़ना है एक्सेप्ट चाइना, बिकॉज चाइना एक सुपर पावर में आ जाता है और सुपर पावर्स की स्टडी हमें अलग से करनी होती है। सो फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सार्क। सार्क सबसे इम्पोर्टेंस रखता है और इसमें चाइना तो इंक्लूडेड नहीं है बट बाकी सारे जो नेबरिंग नेशंस हैं वो इंक्लूडेड है इंडिया के। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। बिफोर वी मूव टू द लेक्चर, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ अपनी पूरा एफर्ट डाल रहे हैं कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। और अगर आप इन लेक्चर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, उसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। So yeah, let's have in the video and first of all let's have some intro of SAARC। ये SAARC जो है ये है क्या? ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो भी साउथ एशियन नेशंस हैं उनका, और ये अपने वर्स्ट स्टेज पर है। जो ये SAARC नेशंस है या फिर ये जो SAARC एसोसिएशन है ये वर्स्ट एग्जांपल है रीजनल इंटीग्रेशन का। इतनी बुरी स्थिति पे पहुंच चुका है, इतनी बेकार स्थिति पे पहुंच गया है ये जो एसोसिएशन है कि यहाँ पर इसको ऐसा बोला जाता है कि ये लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है। जो साउथ एशियन रीजन है ये लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है और यहाँ पर इंटीग्रेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आफ्टर 2016 पठानकोट अटैक के बाद से और भी बुरी स्थिति होगी, बिकॉज इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता इसमें इंटरफेयर करना। उसने तो अलग पॉलिसी ही बना दी है कि SAARC-1 दैट इज़ पाकिस्तान, SAARC-पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया ने बना ली है। और देखिए रीजनल इंटीग्रेशन कहीं पर आ कैसे सकता है? जो भी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज़ हैं, आई मीन जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं नेशंस के बीच में, पहले तो उनको रिसॉल्व करा जाए। उनको किस तरीके से हम रिसॉल्व कर सकते हैं? बाय इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज़। देखिए किसी भी रीजन में अगर आप ज़्यादा फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो किसी से भी कंट्रीज़ के बीच में, तो उसके लिए नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही सही बात बोली है कि अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो, अगर आप रिलेशंस बेटर करना चाहते हो कहीं भी किसी भी रीजन में, तो वहाँ पर आपको इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, सामने वाला नेशन आपसे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स करने से पहले ये ज़रूर सोचेगा कि हम तो उस पर डिपेंडेंस है, हमारी इकॉनमी उसकी वजह से इतनी अच्छी चल रही है, तो हमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करना चाहिए, हमको बाय एग्रीमेंट्स बाय डिलॉग्स ये सारी चीज़ें सॉल्व कर लेनी चाहिए। एंड फिर हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री देख लेते हैं SAARC की। जो ये SAARC है ये ब्रेन चाइल्ड ऑफ जियाउर रहमान, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे 1985 के टाइम पे। उनका एक ब्रेन चाइल्ड है, मतलब उनकी उपज है कि ऐसा हमें एक एसोसिएशन बनाना चाहिए जिसमें हम अपने इकोनॉमिक कल्चरल सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से ट्रेड वगैरह कर सकें आपस में अच्छे से। सो इसका एग्जिस्टेंस हुआ दिसंबर 1985 में एंड सिंस देन इट वाज 7 मेंबर ग्रुप। उस टाइम पर ये यहाँ पर 7 मेंबर्स ही थे, इंडिया, बांग्लादेश। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कितने मेंबर्स थे और कौन कौन से मेंबर्स थे। और फिर ये जो अफगानिस्तान जुड़ा है SAARC में, ये कब आकर जुड़ा है, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज चीज़ें ये हैं, ऐसा इनको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन सबसे। सो अभी हम देख लेते हैं इसके फीचर्स। जो SAARC है, इसके जो साउथ एशियन रीजन है, इसका जो क्या क्या फीचर है, क्यों यहाँ पर एक इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, यहाँ पर एक रीजनल कॉपरेशन बनाने की क्यों ज़रूरत है। सो या ये जो एरिया है वो लार्जेस्ट पूर पॉपुलेशन है यहाँ पर। ये जो रीजन है लाइक जो भी नेशंस हैं यहाँ के वो बहुत ही पूर हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी पूर है एंड मोस्ट वल्नरेबल टू नेचुरल डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है। हम देखते हैं नेपाल में बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, फिर सुनामीज़ वगैरह हो गए, या फिर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स हो गए, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पे आते ही रहते हैं। एक्सट्रीमली प्रोन एरिया है ये, एक्सट्रीमली प्रोन रीजन है, बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं। फिर आते हैं एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू न्यूक्लियर वॉर्स। इंडिया पाकिस्तान हो गया, या फिर इंडिया चाइना हो गया, या फिर ऐसे ऐसे और भी छोटे जो कंट्रीज़ हैं, सबके बीच में हमेशा क्या होता रहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन होती रहती है, सबके बीच में स्ट्रगल्स हमेशा चलते रहते हैं कि ट्रेड रिलेशंस को लेकर या फिर कुछ भी, या फिर बाउंड्री इशूज़ को लेकर, लाइक इंडिया एंड चाइना में बाउंड्री इशूज़ को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। सो ये यहाँ पर न्यूक्लियर वार्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस वजह से अगर रीजनल इंटीग्रेशन होता है तो वो इन सारी चीज़ों से बचा सकता है इस रीजन को। एक्सट्रीमली वर्नरेबल टू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स।
आए दिन स्ट्राइक्स होते रहते हैं, आए दिन सीज फायर्स होते रहते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये सिक्योरिटी थ्रेट्स को बढ़ावा देती हैं, और नेशंस अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्मामेंट्स का यूज़ करना चाहते हैं कि आर्मामेंट्स अपनी जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं उनको बढ़ाते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है बिहाइंड हैविंग दिस रीजनल इंटीग्रेशंस। एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, एंड यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशूज चलते रहते हैं, एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं यहाँ पर। जो भी क्राइम्स हो रहे हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में करे जाते हैं, और क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आए दिन आप सुनते रहते हैं ये स्टेट में या फिर यहाँ इस नेशन में ऐसी चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें हम न्यूज़ वगैरह में देखते रहते हैं। एंड यहाँ पर जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, हर कोई रिलीजियस फेथ्स को लेकर इतना ज़्यादा बैठे हुए हैं, इतना ज़्यादा उसमें सस्पिशियस होकर बैठे हुए हैं कि उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि रिलीजन फॉलो कीजिए, आप अपने फॉलो कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमिज्म आता है, इसमें एक्सट्रीमिज्म आ जाता है कि दूसरे वाले को किस तरीके से हम नीचा दिखा सकें, या फिर दूसरे वाले को किस तरीके से हम दबा सकें, ऐसी सोच आ जाती है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है और वो चीज़ गलत भी हो जाती है। फिर एक्सट्रीमली वर्नरेबल टू ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, या फिर पावर पॉलिटिक्स चलती है, साउथ एशियन रीजन्स में पावर पॉलिटिक्स चलती है। एंड ऐसे इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन, ऑफ कोर्स ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, अभी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इन सब में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही ज़्यादा चलते रहते हैं। और इस वजह से यहाँ पर एक रीजनल इंटीग्रेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। 21st सेंचुरी में अगर जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है और कंपेल्ड नेबरहुड टू चेंज अप्रोचेस, ये सब सिक्योरिटी के आइडियाज़ हैं कि इन सब तरीके से हम एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस करके रह सकते हैं और एक बेटर रीजन बना सकते हैं। देखिए, अगर हम इंटरडिपेंडेंस के साथ रहेंगे या फिर रीजन को बेटर बनाएंगे तो वो हमारे खुद के नेशन के लिए भी अच्छा होगा, हमारी डेवलपमेंट के लिए भी वो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि सर जो सामने वाला स्टेट है उसी के लिए अच्छा होगा, दोनों के लिए इंटरडिपेंडेंस है तो दोनों के लिए बेटर होगा। तो और जो कौटिल्य का आइडिया था, मैंने आपको बताया था, जो कौटिल्य बोलते हैं नेबरहुड्स को लेकर, दैट कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, ये सारी चीज़ें अभी भी साउथ एशियन नेशंस में चलती रहती हैं। और यही उल्टा, अगर इसी का उल्टा हम देखते हैं ईयू में या फिर यूएस में, इन जो इंटीग्रेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ही कम हो चुकी हैं। वहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स हैं, फिर जो एनिमीज़ हैं वो एनिमीज़ हैं, और यहाँ पर हमेशा रिलेशंस चेंज होते रहते हैं, डायनामिक सा चलता रहता है कि कभी किसी की फ्रेंडशिप किसी से हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे वो एनिमी बन जाता है। ऐसी चीज़ें अभी भी वो कॉटिलियन अप्रोच वो अभी भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इन दिस रीजन, साउथ एशियन रीजन में अभी वो चीज़ें वर्क कर रही हैं। आफ्टर दैट फीचर्स ऑफ सार्क, जो सार्क है उसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, सार्क का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको सार्क बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा। सो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एज वेल। सो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से सार्क को बनाया गया था कि लाइक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं या फिर ट्रेड रिलेशंस को बेटर करने के लिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिटवीन द कंट्रीज़ वो रिसॉल्व करे जाएँ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही ज़्यादा होते रहते हैं। तो सबने सोचा एक इंटीग्रेटेड रीजन बना लेते हैं, तो क्या पता इसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो जाएँ, बट ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है इन रीजन्स में। प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क, प्रिंसिपल जो सार्क का जो प्रिंसिपल है वो किन चीज़ों पे बेस्ड है, वो पंचशील, जो मैंने आपको बताया था नेहरू जी का आइडिया था, पंचशील का आइडिया, कुछ 5 प्रिंसिपल्स हुआ करते हैं पंचशील में, वो आप जाके देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, नेहरू के आइडियाज़ आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। रेस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, जो भी सामने वाला स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करना, उसमें जाके इंटरवीन ना करना, उसके इंटरनल मैटर्स में जाके इंटरवीन ना करना, ये है, ये भी एक अप्रोच है, ये भी एक प्रिंसिपल है सार्क का। नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक इशूज, जो भी किसी भी कंट्री के अंदर जो इशूज चल रहे हैं उसमें जाकर इंटरफेयर ना करना। और सार्क बनाने के पीछे एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था, फॉर एग्जाम्पल यूएन है, उसमें अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी बाहर की कंट्रीज से, तो एटलीस्ट जो सार्क मेंबर्स हैं वो अपने सार्क जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें अगर मान लीजिए किसी के लिए वोट करना हो तो वो वोट कर सके, उसके फेवर में वोट कर सकें, अपनी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इन कंट्रीज़ के फेवर में वो वोट कर सकें। ये भी एक बड़ा रीज़न था सार्क बनाने के पीछे। डिसीजन मेकिंग एट सार्क, सार्क में कैसे डिसीजन मेकिंग होता है, सार्क का जो डिसीजन मेकिंग है वो बेस्ड है कंसेंसस पर। कितनी कंट्रीज़ हैं जो किसी भी चीज़ को एब्रोगेट कर रही हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं जो किसी भी चीज़ को येस बोल रही हैं, नो बोल रही हैं, ये कंसेंसस होता है और इसी पर बेस्ड है सार्क। एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स, सार्क के अचीवमेंट्स क्या हैं इंपॉर्टेंट। सो जब हम बात करते हैं सार्क के अचीवमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं MM सिंह, वो बोलते हैं कि सार्क का जो इवेलुएशन है वो हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं एक ये तरीका होता है ग्लास इज़ हाफ फिल्ड एंड अनदर इज़ ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी। देखिए, ग्लास इज हाफ फिल्ड, इट मीन्स कि ग्लास में एक ग्लास आपने फॉर एग्जांपल आपने हाफ ग्लास वाटर लिया, उसका जो आधा हिस्सा है वो भरा है बट आधा हिस्सा जो है वो खाली है, तो आप किस पे फोकस करोगे, जो भरा हुआ है या जो खाली है। आपको जिस चीज़ की नीड होगी आप उसी चीज़ पे फोकस करोगे। सो ग्लास फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले लेते हैं ग्लास हाफ फिल्ड पे जाते हैं कि क्या
firstly let's have a look at glass half filled. That is generally what is achievement, what are the achievements of सार्क, सार्क के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं. सो फर्स्टली जो अचीवमेंट है वो है सार्क सैटेलाइट. हालांकि इसको पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया था बिकॉज ये इनिशिएटिव था इंडिया का, सो पाकिस्तान ने इसको भी डिनाई कर दिया था. आफ्टर दैट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में जिसको इस्टेब्लिश करा गया है, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है सार्क की. आफ्टर दैट साउथ एशियन फूड बैंक, साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, साउथ एशियन मिल्क ग्रिड, साउथ एशियन एजेंसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, ये सारे अचीवमेंट्स हैं सार्क के. और ये इंपॉर्टेंट भी है, इन सबको रिमेंबर रखिएगा क्योंकि इनसे बना के क्वेश्चन आ सकते हैं. आफ्टर दैट सेकेंडली ग्लास हाफ फिल्ड मीन्स ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सार्क को अचीव करनी चाहिए थी बट टिल नाउ अभी तक का सार्क ने ऐसा अचीव नहीं कर पाया है ये सब चीज़ें. स्टैग्नेंट इंट्रा रीजनल ट्रेड, जैसा जैसा ट्रेड चल रहा था बिटवीन द रीजन्स, बिटवीन द गवर्नमेंट्स, वैसा ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टैग्नेंट है वो. आफ्टर दैट नो चांस ऑफ साफ्टा कमिंग टू एग्जिस्टेंस. साफ्टा क्या है? ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है. सार्क को बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो हम आपस में जो कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो आपस में एक फ्री ट्रेड कर सकें. बट अभी तक कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ है, तो साफ्टा की कोई बात ही नहीं हो रही है. आफ्टर दैट आइडिया ऑफ ऐसे कम्युनिटी इज़ इनथिंकेबल बिकॉज हर किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं. इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वाइड फेमस है, कभी ये ख़त्म होने वाला ही नहीं है बिकॉज कंट्रीज़ ऐसी हैं कि चाहती ही नहीं है कि इनके बीच से ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो. पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं जो कि ये चाहती नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो. एंड आफ्टर दैट आता है रीजंस फॉर फेलियर ऑफ सार्क. ये जो हम देख रहे हैं क्लास फेल क्यों नहीं हो रहा है, इसका फेलियर का रीज़न क्या है, ये हम देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सार्क इज़ अ प्लेटफॉर्म विद नेगेटिव माइंडसेट. सार्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही है जो नेगेटिव माइंडसेट पे वर्क कर रहा है. इसका ये जो रीजनल कॉपरेशन बनाया गया है ये बस इसीलिए फॉर्म ही हुआ है दैट चैलेंज इंडियाज़ रीजनल हेजेमनी. जो इंडिया का रीजनल हेजेमनी है उसको चैलेंज करने के लिए इसको बनाया ही गया है. दैट्स वाई ये एक नेगेटिव माइंडसेट पे वर्क कर रहा है. यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई इनिशिएटिव इंडिया लाता है तो उसके लिए सारी कंट्रीज ये सोचती हैं कि इंडिया एज इंडिया एक बड़ा नेशन है, एक बड़ी इकॉनमी है, जीडीपी काफ़ी अच्छी है इंडिया की एंड इतने अच्छे डेवलपमेंट्स कर रहा है. सो सारी कंट्रीज़ के दिमाग में एक चीज़ ये आती है कि ऐसा इनिशिएटिव इंडिया क्यों ला रहा है, ज़रूर इसके पीछे इंडिया का कोई बड़ा मकसद होगा, कोई बड़ा फ़ायदा होगा. इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ ये सब वर्क कर रहे हैं. सो ये माइंडसेट को अगर पॉजिटिव कर लें तो शायद चीज़ें बेटर हो सकती हैं. और पाकिस्तान तो हर चीज़ को, जो भी इनिशिएटिव इंडिया लाता है उसको सीधा वो डिनाई कर देता है. तो ऐसे ऐसे कोई एसोसिएशन वर्क कैसे कर सकता है, यही बहुत बड़ी बात है. इट कुड बी इंडियाज़ डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म. ये ऑफकोर्स अब कोई भी इनिशिएटिव कोई कंट्री डाल रहा है तो ये तो 100% हो जाता है कि कुछ तो उसके फ़ायदे होंगे ही. हालांकि बड़ा फ़ायदा ना हो, छोटा फ़ायदा ही हो, बट कुछ तो उसके फ़ायदे होंगे ही. दैट्स वाई वो डाल रहा है. बट इंडिया का जो एक इनिशिएटिव है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का, वो एक इंपॉर्टेंस रखता है सार्क के बीच में बिकॉज इंडिया चाहता है कि वो नेबर्स को अपने अपने साथ किए रहे. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं भी उस पर कोई भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं यूएन में या फिर सिक्योरिटी काउंसिल के टाइम पर, तो वो एटलीस्ट उसके नेबर्स उसका साथ दे सकें, उसके नेबर्स उसके लिए वोट कर सकें. ये बड़ी बात होती है. इसलिए भी इंडिया चाहता है कि सार्क को डोमिनेट करता रहे और वो एक हेड बनकर रहे बिटवीन द ऑल द नेशंस, जो भी नेशंस हैं. नो पुश फैक्टर एज यूएस एंड ईयू एंड आसियान. इसमें कोई पुश फैक्टर नहीं है कोई भी कि इस वजह से हमको एक साथ रहना है. ऐसा कोई बड़ा इन लोग के पास एम नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं. लाइक यूरोपियन यूनियन का क्या एम है कि उनको यूएस से दूर रहना है, या फिर आसियान का क्या है कि उनको दूर रखना है यूएस को अपने से. और इसमें सार्क में कोई ऐसा एम नहीं है. इन लोग का इंटीग्रेशन के लिए कोई बड़ा एम है ही नहीं. नेक्स्ट आता है साउथ एशियन इकोनॉमीज हैव बीन इनवर्ड लुकिंग. जो इकोनॉमीज़ के लिए इनवर्ड लुकिंग कर रहे हैं, अपने पे ही सोच रहे हैं कि देखिए जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इतनी बुरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया या फिर श्रीलंका भी आप देख रहे हैं इस टाइम पे, इतने बुरी तरीके से उन लोग इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे हैं. अभी अगर मान लीजिए फंडिंग करना हो, किसी भी चीज़ के लिए फंडिंग डालना है, तो इन कंट्रीज़ तो खुद अपने लोगों का जो पेट नहीं भर पा रहे हैं वो कहाँ से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में ले आके पैसे डालेंगे. सो ये इनवर्ड लुकिंग को छोड़ना पड़ेगा, कोई आउटवर्ड किसी और को पकड़ना पड़ेगा, कोई और ऑर्गेनाइजेशन को इनको इकोनॉमीज़ के लिए पकड़ना पड़ेगा, तभी इसका जो भी इसकी आगे कुछ भी इसका हो सकता है. नेशंस लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैव बीन सिंगल यूनिट. एक टाइम था जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारे एक सिंगल यूनिट थे, एक सिंगल नेशन थे. जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये एक सिंगल था. सो अभी जब ये सारे अलग हो गए हैं, सो और इस टाइम पर ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी हो चुकी है. इस टाइम पर इन तीनों का एक साथ आके वर्क करना और अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस को कायम रखना, ये इनके लिए खुद एक चैलेंज हो जाता है. इनको लगता है कि कहीं हमारा जो पार्टीशन था उसका अनलमेंट ना हो जाए. एंड पाकिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से डरता है कि कहीं इंडिया उसको उसके एरियाज़ को अपने कंट्रीज़ में, अपनी बाउंड्रीज़ में ना इन्वॉल्व कर ले. ये एक बड़ा उन लोग के लिए एक डर सा होता है. पाकिस्तान इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस. उसका जो पहले का टू नेशन वाला एक जो एजेंडा था या फिर जो थ्योरी थी उसकी,
वो तो 1971 में ख़त्म ही हो जाती है। एंड आफ्टर दैट वो ये नहीं चाहता कि वो साउथ एशियन रीजन्स की आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करे। रैदर पाकिस्तान ये चाहता है कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को पहले वो स्ट्रेंथन करे, और कल को कोई और किसी और रीज़न के लिए कोई और कंट्री आके चैलेंज ना करे कि ये तुम्हारा नहीं है, या फिर उसकी ही कंट्री में कुछ ऐसे सेपरेटिव्स ना आ जाएँ कि कुछ रीजन को लेकर वो अलग हो जाए। ऐसी चीज़ें ना हो, दैट्स वाई वो अपनी खुद की आइडेंटिटी पहले मेंटेन कर लेना चाहता है, स्ट्रेंथन कर लेना चाहता है। आफ्टर दैट साउथ ईस्ट एशिया के लिए वो कुछ कुछ करना चाहेगा। एंड फिर आता है पाकिस्तान ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इवन श्रीलंका इज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज इन कंट्रीज़ को लग रहा है कि यहाँ पर ये जो सार्क है, यहाँ पर इंडिया डोमिनेट कर रहा है इन सबको, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंसर्ट सेंट्रलिटी ऑफ इंडिया। बिकॉज जो भी हमें नेशंस हैं वो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, लगभग नेशंस सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। पाकिस्तान या श्रीलंका जैसे जो कंट्रीज़ हैं, इनको ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए कि जो साउथ एशियन नेशन है, साउथ एशियन जो रीजन है, इसका कभी भी मैप पे कोई नाम एक स्पेसिफिक नेम डालने को बोला जाए तो इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल दिया जाएगा। सो हम लोग की जो आइडेंटिटी है वो क्राइसिस में चली जाएगी, हमारी कोई आइडेंटिटी रह नहीं जाएगी। दैट्स वाई वो इंडिया की सेंट्रलिटी से डरते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सेंट्रलिटी से डरते हैं, और साउथ एशियन ये जो साउथ सार्क जो एसोसिएशन है वो नहीं चाहते कि इसका कुछ आगे डेवलपमेंट हो। आफ्टर दैट इंडिया एज अ बुलिंग बिग ब्रदर, जो नेशंस हैं, इंडिया के जो नेबरिंग नेशंस हैं, या फिर जो सार्क कंट्रीज़ में जो सार्क एसोसिएशन में जो नेशंस हैं, वो ऐसा मानते हैं कि इंडिया एक बुलिंग बिग ब्रदर की तरह वर्क कर रहा है। हालांकि इंडिया एक बिग ब्रदर की तरह वर्क करता है, बट उनका ऐसा मानना है कि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पाने के बाद ये एक बुलिंग बिग ब्रदर बन चुका है हमारे लिए। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम, आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम या फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, IPKF मिशन इन श्रीलंका, ये सब फिर इंडियन नेबर्स लुक एट इंडिया एज इंपीरियलिस्टिक पावर, ये सब जो चीज़ें हो रही है, इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम हुआ, या फिर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हो गया। IPKF मिशन जो भी इंडिया ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी श्रीलंका में, अब मैंने आपको बताया था वो टाइम पे जो क्राइसिस हुई थी बिटवीन सिन्हालीज एंड तमिल्स, वो टाइम पे। सो इन सब चीज़ें जो इंडिया कर रहा है, जो दूसरी कंट्रीज़ के, दूसरे नेशंस के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन कर रहा है, उसकी वजह से ये इंडियन नेबर्स को लग रहा है इसमें एक इंपीरियलिस्टिक क्वालिटी आ चुकी है, कल को ये आकर हमारे नेशंस में हमारे नेशंस में आके इंटरवीन कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द चाइना, कि अगर इंडिया को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है। दैट्स वाई दे आर लुकिंग फॉर चाइनाज वेट, कि वो क्या कर सकता है हमारे लिए एक्सेप्ट इंडिया। एंड आफ्टर दैट जो चीज़ें आती है वो होती है इंडिया लैक्स सॉफ्ट पावर। हालांकि अभी ये जो सिनेरियो है वो काफ़ी चेंज, उसमें काफ़ी चेंज आ रहा है, इंडिया सॉफ्ट पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर रहा है। बट कई जगहों पर इन द टर्म्स ऑफ नेबर्स और इन द टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब में उसमें सॉफ्ट पावर अभी नहीं डेवलप हो चुका है। देखिए जैसे जैसे इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है उसमें उतना ज़्यादा सॉफ्ट पावर डेवलप होता रहता है। अभी इंडिया के पास जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, सो वो सॉफ्ट पावर डेवलप कर रहा है। इंडिया की परफॉर्मेंस कई जगहों पर श्रीलंका से भी वर्स हो जाती है, श्रीलंका से भी खराब हो जाती है। सो अभी इंडिया को काफ़ी चीज़ें डेवलप करनी है, एथिकल एंड मोरल प्रैक्टिकल सभी तरीक़ों से उसे थोड़ा और डेवलप करना होगा। आफ्टर दैट अगर वो एक बड़ा नेशन बनना चाहता है तो उसको काफ़ी कुछ चीज़ों में उसको खुद को डेवलप करना होगा। सार्क डिसीजन मेकिंग इज़ बेस्ड ऑन कंसेंसस। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो वोटिंग ही नहीं करते हैं, बिकॉज अगर किसी कंट्री, अगर मान लीजिए इंडिया का इनिशिएटिव है तो पाकिस्तान उसमें डिनाई कर देता है कि मैं वो वोट ही नहीं करता है उस चीज़ में। या फिर जिनसे भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जिन भी कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वो दूसरी कंट्रीज़ की इनिशिएटिव्स को डिनाई कर देती हैं, उसको वो बोलते हैं कि हम इस पर कुछ वोट ही नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। सो इस तरीके से कोई एसोसिएशन वर्क नहीं करता है। कंट्रीज शुड अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ क्वालिफाइड वोटिंग, कुछ तो ऐसा वोटिंग का कुछ तो ऐसा तरीका निकालना ही पड़ेगा कि हर एक चीज़ को पास कराया जा सके, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी बिल्स वगैरह आ रहे हैं वो पास कराया जा सके किसी ना किसी तरीके से। आफ्टर दैट कनेक्टिविटी इज़ द की रोल इन रीजनल इंटीग्रेशन। अगर ट्रेड को प्रमोट करा जाता है, या फिर ट्रस्ट डेफिसिट जो है बिटवीन इंडिया एंड पाक, ये चीज़ों को अगर अचीव कर लिया जाता है, सो इन सब चीज़ों से क्या होगा, ट्रांसिट एग्रीमेंट्स करे जाएँ, सो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि कनेक्टिविटी बनेगी और ये रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ फोकस करेगी, इससे रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ सकेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ SAARC-1, दैट इज़ पाकिस्तान। ये जो पॉलिसी है ये भी सार्क को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती है। बट इंडिया की ऐसी मजबूरी है, समझ लीजिए, कि ऐसी पॉलिसी लानी पड़ी है, बिकॉज कई सारे इनिशिएटिव्स को पाकिस्तान ने डिनाई करा, उसके बाद इंडिया ने ऐसी पॉलिसी लाई है। इवन कोविड के टाइम पर भी इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लॉन्च कर अपने नेबर्स को पहले जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, किट्स वगैरह की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें वो सपोर्ट दे रहा था इंडिया। बट पाकिस्तान उस टाइम पर भी चीज़ें डिनाई करता जा रहा था। दैट्स वाई ये पॉलिसी लाना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था, एंड पाकिस्तान को ये दिखाना कि तुम्हारे बिना भी ये, या फिर ये स्टेट के, ये नेशन के बिना भी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर सकते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी था।
आफ्टर दैट कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देख लेते हैं दैट कि क्या सार्क का क्या फ्यूचर हो सकता है। नो लाइट एट द एंड ऑफ टनल बिकॉज इंडो पाक रिलेशंस एट इट्स वर्स्ट कंडीशन। कोई भी कुछ हो ही नहीं सकता अगर इंडिया पाक के रिलेशंस बेटर नहीं होते हैं, बिकॉज ये जो पॉलिसी चल रही है सार्क माइनस पाक की, ये कुछ भी होने नहीं देगी। और मान लीजिए, देखिए चाइना और पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव चल रहा है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉपरेशन करके। अगर मान लीजिए ये जो इनिशिएटिव है ये इन दोनों का अच्छे से हो जाता है, मीन्स पास हो जाता है दोनों के बीच में, उसके बाद पाकिस्तान तो इस इंटीग्रेशन की तरफ देखने नहीं वाला, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि जो जोग्राफी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पाकिस्तान को साउथ ईस्ट एशिया की जोग्राफी मिल जाएगी, जबकि वो साउथ ईस्ट एशिया से अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे, उसके चाइना से अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे, तो वो सार्क कंट्रीज सार्क एसोसिएशन में तो उसका समझ लीजिए जो भी अभी तक का जो भी उसका योगदान था वो भी खत्म होने वाला है। आफ्टर दैट इंडिया इज ऑलरेडी शिफ्टेड टुवर्ड्स बिम्स्टेक। देखिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टॉक्सिसिटी है, ओके। और नेक्स्ट उससे भी बेटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उससे भी बेटर रिलेशंस, उससे भी बेटर रिलेशंस हैं, कई सारी ऐसी सुपर पावर्स थे इंडिया के, लाइक यूएस से अच्छे रिलेशंस हैं, रसिया से तो बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, बिम्स्टेक से अच्छे रिलेशंस हैं, इवन अब तो चाइना ने इंडिया को एससीओ में भी पार्ट दे दिया है। तो वो क्यों ही इस सार्क के लिए वर्क करना चाहेगा जहाँ पर इतनी टॉक्सिसिटी है उसके लिए, जहाँ पर उसके लिए नेगेटिव माइंडसेट रखा जाता है, जहाँ उसे बुलिंग बिग ब्रदर जैसा टाइटल दिया जा रहा है। आफ्टर दैट चाइना का क्या इशू है ये हम देख लेते हैं। देखिए चाइना का सार्क के साथ ये इशू है दैट चाइना वांट्स एंट्री इन सार्क। चाइना चाहता है कि उसे सार्क में एंट्री मिल जाए, बट इंडिया जो है वो चाइना के एफटीएस वगैरह को वो डिनाई करता है, अवॉइड करता है। दैट्स वाई इंडिया नहीं चाहता कि चाइना यहाँ पर आए। एंड चाइना का जो प्रेजेंस है वो शायद सार्क को थोड़ा और लेजिटिमेट दिखा सके, बट इंडिया जो है वो चाइना के प्रेजेंस को कभी भी वेलकम नहीं करने वाला, कभी भी वो मानने नहीं वाला। देखिए चाइना क्यों नहीं, सॉरी इंडिया क्यों नहीं चाहता चाइना का प्रेजेंस साथ में, बिकॉज उसे लगता है कि चाइना की अगर एंट्री होगी तो वो अपने ही रीजन में वीक हो जाएगा। अभी तक जो सार्क को डोमिनेट करते आ रहा था वो वीक हो जाएगा। एंड जो नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो ज़्यादातर चाइना की तरफ मूव होते चले जाएंगे और इंडिया से दूर होते जाएंगे। दैट्स वाई वो नहीं, इंडिया नहीं चाहता कि चाइना कभी आए यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान वांट्स कि चाइना भी यहाँ पर आए, सो दैट कि इंडिया को कोई चैलेंज करने वाला हो जाए। इंडिया डोमिनेट कर रहा है सार्क को, तो इंडिया को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो चाइना ही है। इवन पाकिस्तान थिंक्स सक्सेस ऑफ सार्क मीन्स एनलमेंट ऑफ पार्टीशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान सोचता है उसकी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तो कल को मान लो ये जो साउथ एशियन रीजन है ये बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाता है और सब इंटरडिपेंडेंस के साथ वर्क करने लगते हैं, एक अच्छा एसोसिएशन बन जाता है, तो यहाँ पे जो पार्टीशन है उसका एनलमेंट हो जाएगा और फिर से पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगी। सो पाकिस्तान खुद नहीं चाहता है कि सार्क एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बने। आफ्टर दैट इंडिया पोजीशन देख लेते हैं हम। सार्क में इंडिया का क्या पोजीशन है। इंडिया इज़ नॉट अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ सार्क बट इट इंसिस्ट ऑन कंसोलिडेशन ऑफ सार्क। इंडिया नहीं चाहता कि सार्क का कंसोलिडेशन हो, वो ये तो चाहता है कि एक्सपेंशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज आएँ, बट वो सार्क का कंसोलिडेशन नहीं चाहता। सिंस चाइना इंक्लूडेड इंडिया इन एससीओ इट बिकम डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू अपोज चाइनाज एंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना ने एससीओ में संघाई समिट जो है वहाँ पर, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर इंडिया को उसने स्पेस दे दिया है, इंडिया को ऐड कर लिया है। तो अभी अगर चाइना आना चाहता है सार्क में तो बिल्कुल से डिनाई भी नहीं कर सकता इंडिया कि नहीं हम चाइना को आने नहीं देंगे, या फिर कोई भी रीज़न ही नहीं है उसके पास कि वो चाइना को क्यों नहीं आने दे सकता। सो चाइना बी अलाउड टू सार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चाइना को आने देना चाहिए या फिर नहीं आने देना चाहिए। अगर हम सार्क के पर्सपेक्टिव से देखें, सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं, होल सार्क के पर्सपेक्टिव से देखें, तो यस उसको आने देना चाहिए। जो भी स्मॉलर कंट्रीज़ हैं उनमें एक अच्छी कॉन्फिडेंस आएगा उनके अंदर, मे बी सार्क स्टार्ट वर्किंग, शायद आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ चाइना सार्क वर्क करना स्टार्ट कर जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, क्योंकि अभी जो कंट्रीज़ हैं वो खुद अपने इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे हैं, तो वो कहाँ से उसमें फंडिंग वगैरह कर ही नहीं सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो चाइना और इंडिया मिलकर सार्क को एक बेटर जगह बना सकते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये सब एक एकेडमिक व्यू है दैट कि चाइना आए सार्क में और एक अच्छा इंटीग्रेशन हो सके साउथ एशियन रीजन का, ऐसा इंडिया कभी होने नहीं देगा। जहाँ तक का अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, अभी की जो फॉरेन पॉलिसीज़ चल रही है, उस हिसाब से अगर हम कहें तो इंडिया कभी चाइना को आने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने ही रीजन में खुद को ही कभी नीचा नहीं दिखने देगा, कभी भी वो खुद को डोरमेंट नहीं होने देगा। दैट्स वाई इंडिया कभी भी अलाउ नहीं करेगा। बिकॉज देखिए चाइना क्या चाहता है कि चाइना एक वजह से ये भी है कि साथ में एंट्री पाना चाहता है, दैट कि चाइना चाहता है इंडिया से एफटीए फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहता है, और अब इंडिया चाइना से अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स धीरे धीरे तोड़ नहीं रहा है ऐसा कि कोई भी बड़ा डिस्प्यूट करके या फिर कॉन्फ्लिक्ट करके, वो बाकी सारे नेशन से अपने ट्रेड बढ़ा रहा है। एंड इन द रिटर्न
इंडिया पाकिस्तान से ट्रांसमिट नीड्स चाहता है, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं देना चाहता है। तो ये कुछ फॉरेन पॉलिसीज ऐसी वर्क कर रही है, हालांकि शायद फ्यूचर में सब कुछ सही हो सके। एंड एट द एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है MM सिंह का, जिसके हिसाब से हम एक विज़न देख सकते हैं साउथ एशिया का। अगर ऐसा हमारा साउथ एशिया कभी हो सो कितना अच्छा लगे हमको, कितना बेहतर एक तरीका हो सकता है सारी कंट्रीज़ का इंटरडिपेंडेंस के साथ वर्क करना, एक रीजनल इंटीग्रेशन होना आपस में अच्छे से। उन्होंने क्या बोला कि आई ड्रीम ऑफ अ डे वाइल रिटेनिंग और रेस्पेक्टिव नेशनल आइडेंटिटीज, वन कैन हैव ब्रेकफास्ट इन अमृतसर, लंच इन लाहौर, डिनर एट काबुल, दैट्स हाउ माई forefathers lived and that's how I want our grandchildren to live। बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात इन्होंने बोली है, दैट इंटीग्रेशन के बाद कैसा कैसा दिखेगा ये पूरा रीज़न, इसके बारे में। सो अभी ये वाला मॉड्यूल का इतना ही था, हमारा ये वाले वीडियो में हमारा इतना ही था। साथ के बारे में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बताएं, बट लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन और हम देख लेते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट PPT से क्या क्या चीज़ें आ रही है। सो मैंने सबसे पहले आपको बताया सार्क का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ये देखा कि ये एक ब्रेन चाइल्ड है ऑफ जियाउर रहमान, बांग्लादेश के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे 1985 के टाइम के, और ये उस टाइम पर 7 मेंबर ग्रुप था। आफ्टर दैट इन 2007 अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया, दैट्स हाउ इट बिकम ए 8 मेंबर एसोसिएशन। आफ्टर दैट जो फीचर्स हैं उनको हमने देखा, दैट्स वाई वी नीड अ रीजनल इंटीग्रेशन। पुअर पॉपुलेशन है, फिर नेचुरल डिजास्टर्स के लिए वल्नरेबल है, न्यूक्लियर वॉर्स है बहुत ज़्यादा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो रहा है, इन क्राइम्स को रोकने के लिए एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चलती ही रहती है विद इन द नेशंस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स ट्रेंड कर रही है। साउथ एशिया इज अ कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन, ये भी एक बड़ा रीजन है कि यहाँ पे एक रीजनल इंटीग्रेशन होना चाहिए। आफ्टर दैट फीचर्स ऑफ सार्क, सार्क के क्या फीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है सार्क के, ये हमने देखे। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। प्रिंसिपल्स हमने देखा, रेस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक इशूज, पंसील पर ये वर्क करता है। आफ्टर दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन कंसेंसस, जो भी कंट्रीज हैं बिटवीन द नेशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस वो वोट करते हैं, उसी के बेसिस पे वहाँ पे डिसीजन होते हैं। आफ्टर दैट हमने देखे अचीवमेंट्स, और ऐसे अचीवमेंट्स जो कि अचीव हो चुकी है, और ऐसी कुछ चीज़ें जो कि अभी सार्क ने अचीव नहीं किया है, होप दैट कि फ्यूचर में शायद वो अचीव कर सके। सार्क सैटेलाइट लॉन्च करा सार्क ने। आफ्टर दैट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली, साउथ एशियन फूड बैंक, फिल्म फेस्टिवल, एशियन मिल्क ग्रिड, एशियन एजेंसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, एशियन फेडरेशन गेम्स। आफ्टर दैट क्या चीज़ें हैं जो नहीं अचीव हो पा रही है, जिनके लिए वर्क करना चाहिए सार्क को, वो है स्टैग्नेंट इंट्रा रीजनल ट्रेड्स, नो चांस ऑफ साफ्टा कमिंग, साफ्टा को लाना बहुत ज़रूरी है। अगर सार्क को बचाना है तो हमें साफ्टा को जरूर से जरूर लाना चाहिए। आफ्टर दैट साउथ एशियन कम्युनिटी इज इनथिंकेबल, बिकॉज यहाँ पर सारे कंट्रीज़ के बीच में इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इतने ज़्यादा टेंशन चल रहे हैं, इतने ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं कि ये अनथिंकेबल है। आफ्टर दैट रीजंस ऑफ फेलियर के कई सारे रीजंस हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। सार्क इज अ प्लेटफॉर्म विद नेगेटिव माइंडसेट, अपोज टू द इंडिया के अपोज में रहते हैं। इंडिया कुड बी द डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म, डोमिनेट कर सकता है इंडिया ये सारे कंट्रीज़ को, दैट्स वाई नो पुश फैक्टर, यहाँ पर कोई पुश फैक्टर नहीं है कोई भी, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज एक साथ हैं, इंटीग्रेट हुए। साउथ एशियन इकोनॉमीज हैव बीन इनवर्ड लुकिंग, वो खुद अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे हैं, कहाँ से वो फंडिंग डालेंगे। इनवर्ड लुकिंग नहीं करना चाहिए उनको, किसी आउटवर्ड किसी चीज़ को देखना चाहिए। नेशंस लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैव बीन अ सिंगल यूनिट, एक टाइम था जब ये सब सिंगल यूनिट थे, और अगर मान लीजिए फिर से सार्क का एक अच्छा इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये जो इनका पार्टीशन है, इनको डर है कि इसका एनरोलमेंट ना हो जाए। आफ्टर दैट पाकिस्तान इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस, पाकिस्तान की अभी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बन सकी है, तो कहाँ से वो जाके सार्क की कोई आइडेंटिटी बनवाएगा। इंडिया इज बुलिंग बिग ब्रदर, ऐसा सारी नेबरिंग कंट्रीज को लगता है, ऐसा सारी सार्क नेशंस को लगता है कि इंडिया इज एक्टिंग एज अ बुलिंग बिग ब्रदर। इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम, इंडिया ने सिक्किम का इंटीग्रेशन कर लिया और बांग्लादेश का लिबरेशन में साथ दिया। IPKF इन श्रीलंका में जो भी उसने किया पीस कीपिंग फोर्सेस सेंड करके, उससे सबको लगता है कि ये एक इंपीरियलिस्टिक पावर बन चुका है और इससे हमें दूर रहना चाहिए। इंडिया लैक्स सॉफ्ट वॉर, इंडिया में सॉफ्ट वॉर की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। इंडिया द सार्क डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन कंसेंसस, कोई डिनाई कर देते हैं, कोई एब्रोगेट कर देते हैं, कोई बोलते हैं हमको ये चाहिए ही नहीं, ये इनिशिएटिव ही नहीं चाहिए, तो दैट्स वाई ये हमेशा प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। कनेक्टिविटी इज द की रीजन टू इंटीग्रेशन। आफ्टर दैट इंडियाज पॉलिसी ऑफ सार्क-1, ये जो पॉलिसी है ये भी बहुत ही बड़ी हर्डल है सार्क के इंटीग्रेशन में। फ्यूचर पर्सपेक्ट्स फिर हमने देखे कि क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में हो सकती हैं। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जब तक नहीं बन जाते तब तक हम सार्क का कोई भी डेवलपमेंट नहीं सोच सकते हैं। इंडिया इज ऑलरेडी शिफ्टेड टुवर्ड बिम्स्टेक, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करना चाहते हैं, तो इंडिया अपनी एनर्जी क्यों आगे एक नेगेटिव माइंडसेट वाले ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट करेगा। आफ्टर दैट चाइना इशूज़ क्या है, चाइना वांट्स एंट्री एंड इंडिया डज नॉट वांट चाइना's एंट्री बिकॉज वो अपने ही रीजन्स में वीक हो जाएगा, तो क्यों चाहेगा उसकी एंट्री। इंडिया विल नेवर एग्री इन चाइना's प्रेजेंस। इवन पाकिस्तान थिंक्स कि अगर मान लीजिए कभी सार्क का एक अच्छा सा इंटीग्रेशन हो जाता है तो उसका जो एनरोलमेंट है, पार्टीशन का एनरोलमेंट हो जाएगा, दैट्स वाई इट डजंट वांट सक्सेस ऑफ सार्क।
इंडियाज पोजीशन, इंडिया इज इट्स कंसोलिडेशन ऑफ सार्क, वो एक्सपेंशन तो चाहता है बट कंसोलिडेशन नहीं चाहता है, सिंस चाइना इज इंक्लूडेड इंडिया इन साउथ सॉरी एससीओ, सो दैट्स वाई इंडिया भी उसे रोक नहीं पा रहा सार्क में आने से। बट जैसा भी सिनेरियो जो भी चल रहा है, उसे लग नहीं रहा कि चाइना कभी आ पाएगा। एंड क्या चाइना को अलाउ कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल अलाउ कर देना चाहिए। सार्क कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बिल्कुल चाइना को कर देना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटर होगा और एक अच्छा डेवलपमेंट भी हो जाएगा। एंड दिस वॉज द रीज़न फॉर साउथ एशिया। अगर मान लीजिए कभी साउथ एशिया इंटीग्रेट होता है तो कैसा दिखेगा वो, ये हमने यहाँ पर देखा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू एंजॉयड द लेक्चर प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। क्वालिटी कंटेंट का वादा रहा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।